So should we start? Huh? Sure, Hello. sir. Yes, sir. We should start ना. Yes, sir. चलो हाँ. तो क्या what we were discussing in this your subject agriculture marketing? What we have discussed in the last session? क्या किया था? We are discussing this price risk ना. Price risk में क्या क्या discuss किया है अभी? No, sir. Hedging किया ना? Hedging. Yeah, we have done benefits of hedging. हैजिंग का जो बेनिफिट्स थे, देन हैजिंग का मैंने एक आपको एग्जांपल लिखाया था कि ना हाउ टू डू दिस हैजिंग. ठीक है ना, हैजिंग कैसे करेंगे. तो आप इसको थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग इट, या कुछ थोड़ा सा है तो डिफिकल्ट रहता है कुछ समझने में, क्योंकि दिस इज आइल हाइपोथेटिकल तरह रहता है ये सिस्टम जो है. जनरली जो लोग करते हैं वही उनको ही पता है. मार्केट में जैसे आप जनरल मार्केट में देखो तो ऐसी चीज जैसे आप पठानकोट मार्केट में कुछ नोबडी वो ये चीजें सब करते हैं, दे आर डूइंग इट, क्योंकि टू कवर दिस प्राइस रिस्क. ठीक है ना. तो ज्यादा तो विच आई हैव स्टडीड ये इसमें तो ठीक है, ये कमोडिटी, इसको हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट. ठीक है ना, ये हमारी कमोडिटी मार्केट है. अब आपने देखा होगा कि जो थोड़ा सा अगर इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट दिस ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का जो है एक हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके बारे में है. डू यू हैव सम आइडिया अबाउट इट कि कैसे ये रहता है. जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, जैसे बॉम्बे में. ठीक है ना, बॉम्बे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे में. तो ये एक वहाँ पे क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज से, क्या मतलब है कुछ, एनी आइडिया यू हैव अबाउट इट, कुछ समथिंग यू मस्ट बी नोइंग ना कि क्या है ये चीज. आजकल जब आप अब क्रिकेट का ही मैच जैसे देख रहे हो, आप देख रहे हो ना क्रिकेट का मैच, तो ये जो आईपीएल चल रहा है तो बार बार उसमें म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड के बारे में ही वो सब जो जितने क्रिकेटर्स हैं वो म्यूचुअल फंड के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं. कभी नोटिस किया या देखा आपने कल जो आईपीएल था. यस तो सर. सनराइज हैदराबाद और जो दिल्ली कैपिटल दिल्ली. था, मैं रात 11 बजे तक देख रहा था तो मेरे को तो लग गया था कि ये हैदराबाद हार जाएगी. तो अल्टीमेटली मॉर्निंग मैंने देखा तो वो हार गई थी. तो 11 बजे तक तो मैंने देखा था. तो उसमें मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि दे आर एडवर्टाइजिंग रिगार्डिंग दिस म्यूचुअल फंड. ठीक है ना, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं. तो ये भी एक ट्रेडिंग है म्यूचुअल फंड. ये जो मैं बात कर रहा था कि ये भी ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग अकेली कमोडिटीज की नहीं होती. ये हम जो बात कर रहे हैं वो दिस आपके ये ग्रेन्स की भी ट्रेडिंग होती है. फिर ये आपका जो मेटल्स है, ठीक है ना, मेटल्स जितने भी, ये गोल्ड है, ठीक है, ये आयरन है, इसकी भी ट्रेडिंग होती है. ठीक है ना, ट्रेडिंग मतलब इसमें स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में बात कर रहा हूँ मैं. जो आई एम ये मार्केट में ओपन मार्केट की बात नहीं कर रहा. स्टॉक एक्सचेंज एक होता है कि जैसे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दिस वेरी ओल्ड इंग्लिश टाइम का है. तो वहाँ पे ये जितनी भी कंपनीज हैं, मतलब डिफरेंट कंपनी, जैसे आपका रिलायंस है, टाटा है, ठीक है ना, फिर बिरला ग्रुप है, फिर ये जितनी भी आप बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े ये कंपनीज देखते हो जिनके प्रोडक्ट्स आप, हिंदुस्तान लीवर, जिनके आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, पार्ले है, ठीक है ना, मतलब एनीथिंग, एनी कारपोरेट्स नेम यू कैन नेम. तो ये जितने भी हैं तो इनकी जो जो शेयर्स होते हैं, ठीक है ना, जो शेयर्स होते हैं दे आर ट्रेडेड, ट्रेडिंग उनकी होती है. ठीक है ना, मतलब लोग उसको परचेज करते हैं, सेल करते हैं. एक तो ये शेयर्स की होती है,
और ऐसे जो कम्युनिटी मार्केट होती है, कम्युनिटी मार्केट में ये जो आपके जैसे ग्रेन्स है, व्हीट, ठीक है ना, जैसे ये जितने भी ग्राम्स, इसकी भी ट्रेडिंग होती है। दे आर परचेजिंग इट जस्ट लाइक शेयर्स, जैसे शेयर्स परचेज करते हैं उसकी भी परचेजिंग करते हैं। ऐसे जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव द टाइम टू सी दी मार्केट कि क्या चल रही है मार्केट, जो शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, जहाँ मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ दिस फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट, कि मार्केट में अप एंड डाउन, कई बार आपने पढ़ा होगा कि सेंसेक्स इतने पॉइंट्स ऊपर चला गया, जहाँ सेंसेक्स इतने पॉइंट नीचे गिर गया, ठीक है ना। तो अगर नीचे गिर जाता है तो देन यू गेट लॉस ऑफ द शेयर्स विच यू हैव परचेज, तो उससे आपको लॉस हो जाता है। अगर ऊपर चला गया तो आपको गेन हो जाएगा। लेकिन बट यू हैव टू इमीडिएटली टेक द डिसीजन वेदर टू कीप इट और सेल इट और परचेज इट, ठीक है ना। तो उसका आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो जो है म्यूचुअल फंड, जैसे मैं, आप हो, आप चार लोग हो, तो चार लोग ने आपने पैसा मेरे को दे दिया, ठीक है ना। मेरे को दे दिया मीन्स आई एम योर म्यूचुअल फंड, मैं आपके पैसे को मैनेज करूंगा, आपका अपना ही बॉदरेशन खत्म होगी। आप मेरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि आपको जहाँ पैसा लगाना लगाओ और हमें इसका जो बेनिफिट है वो देना। तो फिर मैं देखता हूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जैसे मेरे बारे में आप देखोगे कि वेदर ही हैज़ दी एक्सपर्टाइज इन दैट, उसका मतलब कुछ मैनेजमेंट भी आती है कि नहीं आती है, हाउ टू ट्रेड इन दी मार्केट। तो आप मेरे को पैसा दे दोगे तो देन आई विल इन्वेस्ट इन दी शेयर, मैं अल्टीमेटली मैं करूंगा इन्वेस्ट शेयर मार्केट में। आई विल इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, और मैं डिवर्सिफाई कर दूंगा अपने उस पोर्टफोलियो को, कुछ शेयर में कर दूंगा, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दूंगा, कुछ और लगा, ये कुछ थोड़ा आपके लेवल की नहीं है बात। तो उससे व्हाट इज द बेनिफिट आई टेक, जो मेरे पास बेनिफिट आएगा आई विल डिस्ट्रीब्यूट टू यू, मैं आपको दे दूंगा। तो ये म्यूचुअल फंड है। तो ये जो डिफरेंट, मेरे सिर्फ ये एग्जांपल देने का था कि इसकी मैं जितनी भी आपने ट्रेडिंग जो जितनी भी देखी है वो वैसे आप मार्केट में, पठानकोट की मार्केट में जाते हो, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा होलसेल किसी मार्केट में चले जाओगे तो वो देखोगे। तो ठीक है ना। तो ये जो दूसरे ट्रेडर्स हैं हाई लेवल के, ये दूसरी टाइप की भी ट्रेडिंग बहुत सी करते हैं। तो ये सब उसमें जो ज़्यादा ये रहता है उसमें रहता है एजिंग जो है चीज़ें, कि मतलब एक्चुअल में दे डोंट डू दी सेलिंग एंड परचेज, वो सेल परचेज कुछ नहीं करते, ठीक है ना। दे डोंट सेल परचेज, वो सिर्फ बाई और सेल करते हैं। एक्चुअल फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं होती कम्युनिटी की, समझ रहे ना मेरी बात। ये फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं Yes. होती, गुड्स मूव नहीं करते एक दूसरे जगह से, सिर्फ उसकी परचेजिंग होती है, ठीक है ना। तो उसको ले लेते हैं, जैसे आजकल यहाँ भी कई लोग ऐसे ही करते हैं, जो बड़े बड़े यहाँ से जब जो मॉर्निंग होती है तो देखते हैं कि घी, तो उसको कहते हैं यार मेरे इसका रेट ये हो गया, तो वो उसको सेल भी कर देते हैं साथ में, और जो प्रॉफिट होता है वो उनके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है ना। पैसा उसको उसी टाइम में ट्रांसमिट होता है। तभी तो आपने देखा है कि ये बैंक्स हैं उसमें से एकदम पैसा जो है, मतलब उसी टाइम 1 घंटे के अंदर अंदर उसको पैसा पहुंच जाता है। नहीं तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि जो जिससे आप माल परचेज कर रहे हो उसको, मतलब लेकिन फिजिकल गुड्स नहीं दे रहे, कुछ भी फिजिकल गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है। तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं जो बताए मैंने आपको, ये थोड़ा सा आपको इट विल यू विल बी फीलिंग डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग इट, लेकिन आपको अल्टीमेटली यू मस्ट हैव द आइडिया इन योर माइंड कि ऐसा भी कुछ समथिंग इज देयर विद विच वी कैन कवर आवर रिस्क। हम अपना जो एक ट्रेडर है जो अपना रिस्क को कवर कर सकता है, ठीक है ना। तो ये है थोड़ा बाय टाइम, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। पावर कंट्रैक्ट भी रहता है इसमें, देन हेजिंग रहती है, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस रहती हैं, ठीक है। तो ये आपके लेवल का यही है कि यू शुड नो कि मैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द प्राइस रिस्क, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू अडॉप्ट। ये एक तरह की मतलब मेथड्स हैं जिससे हम
प्राइस को रिस्क को कवर कर सकते हैं। तो ये अभी हम क्या कि नाउ वी विल सी दी, एक तो आपका ये इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग रह गई है और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और एक जो अभी हम डिस्कस करेंगे जो अभी हमने किया था स्पेकुलेशन। स्पेकुलेटर्स का मैंने आपको बताया था कि स्पेकुलेटर्स आर नॉट एक्चुअली दी दोज पर्सन्स कि जो उनका काम नहीं है, दैट इज नॉट देयर जॉब टू सेल एंड परचेज ऑफ द कमोडिटीज। वो सिर्फ मार्केट में आ जाते हैं कि जब देखते हैं कि नेट टू अर्न दी प्रॉफिट, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न दी प्रॉफिट, बट दे आर नॉट एक्सपर्टाइज इन दैट। ठीक है ना, वो चीज़ को खरीद लेंगे इसलिए कि when the rates will go up, we will sell it. They are the speculators, मतलब speculations होती है उनको, ये उनको बस एक speculation है दिमाग में कि मैं मेरे इसका प्राइस बढ़ेगा। जैसे आपकी जितनी ये रियल स्टेट है, मतलब प्लॉट्स जो हैं, प्लॉट्स की जितनी भी सेल परचेज है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेकुलेशन, वो स्पेकुलेशन है। ठीक है ना, दैट इज नॉट द एक्चुअल ट्रेडिंग। आपका आप प्लॉट परचेज, बहुत से लोग प्लॉट परचेज करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं ना, टू गेट द प्रॉफिट, प्रॉफिट ही लेने के लिए, बट वो एक्चुअल में उसके कोई सेल परचेजर नहीं होते। जैसे मैंने देखा कि यार मार्केट में ये रेट है, आज मैं प्लॉट ले लेता हूँ, कल रेट बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा, तो आई एम द स्पेकुलेटर। तो ये स्पेकुलेशन एंड हेजिंग। स्पेकुलेशन में और हेजिंग में क्या फर्क है? मेरे को आप यू आर फॉलोइंग मी ना, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, क्योंकि थोड़ा सा आप भी यू मस्ट गो थ्रू इट। आप खुद इसको जब पढ़ोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे ना, तो देन यू विल कम टू नो। जब मैं भी बैंक में था तो मेरी तो ट्रेनिंग्स हुई हैं इसके बारे में, क्योंकि मैं फॉरेन जो करेंसी थी, जो डॉलर्स वगैरह थे ना, उसको डील करता था। तो उसमें दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, मतलब वो बहुत, मैंने आपको बताया था एक दिन कि वेरी रिस्की है। तो उसके लिए मैं ट्रेनिंग पे भी गया था कई जगह। आई हैव गॉन टू बॉम्बे फॉर दिस ट्रेनिंग। तो मेरे को भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था कि जैसे वेरी हाइपोथेटिकल ना। तो फिर एक फॉरेन एक्सचेंज का मतलब एक पेपर था जो मैंने, तो काफ़ी, जैसे आपको पता है कि 15 या 16 पेपर जो है मैंने, अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो मेरी वैसे क्वालिफिकेशन है ना, उसके अलावा मैंने बैंकिंग के साथ रिलेटेड जो पेपर्स है, अदर देन ये जो आपके ट्रेड के, बिजनेस के, ये काफ़ी पेपर्स मैंने, फॉरेन एक्सचेंज के जो फॉरेन करेंसी को डील करते हैं ना, ये मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो उसके लिए दैट्स वाई आई हैव टू गो फॉर द एग्ज़ाम भी इसके दिए, देन आई गेट थ्रू दोज एग्ज़ाम्स। तो फिर दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरे को ये फॉरेन एक्सचेंज का जो एक्सपर्ट है, मतलब जो इसमें है डॉलर्स वगैरह परचेज करने, सेल करने, इसकी ट्रेनिंग काफ़ी बॉम्बे में दी गई थी। तो इनिशियल स्टेज में मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ था, देन आई डिड इट प्रैक्टिकल, तो फिर आपको कुछ समझ आता है। बट दैट इज़ नॉट योर जॉब, मतलब आपके नहीं है। व्हेन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, हो सकता है भाई कहीं बैंक में जाओ तो देन यू विल डील विद ऑल दिस कमोडिटीज, जो फॉरेन करेंसी है इसको डील करोगे, या बाकी जो बैंकिंग के एस्पेक्ट्स हैं। तो वो क्या है कि आपको एक्सपोजर मिलेगा तो देन यू विल कम टू नो, अदरवाइज जब तक एक्सपोजर नहीं मिलता तो नहीं पता चलता ना। तो चलो, लेट अस होप कि कैसे, कहाँ आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, वेयर यू विल बी गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, या कैसा टाइम रहता है, आने वाला टाइम कैसा है। ठीक है ना, तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव द आइडिया, आपके दिमाग में आइडिया एक होना चाहिए कि समथिंग इज देयर। तो मैं ये आपको काफ़ी बताया है, आई ट्राई टू मेक यू क्लियर अबाउट दीज एस्पेक्ट्स, जो कई बार क्लियर नहीं होते, लेकिन इवन देन यू मस्ट नॉट बी गेटिंग फुल क्लैरिफिकेशन ऑन दिस जब तक आप खुद नहीं इसको पढ़ोगे, देखोगे। ठीक है ना, तो नाउ लेट अस गो बाय जैसा भी है।
स्पेकुलेशन में डिफरेंस क्या है? एक मिनट बस। तो इसमें फर्स्ट जो डिफरेंस है, you write down one side speculation and the other side hedging. तो स्पेकुलेशन में जैसे कि यू मस्ट बी नोइंग अबाउट फर्स्ट जो डिफरेंस है, तो अंडर स्पेकुलेशन यू राइट परचेज एंड सेल्स इन द कैश, परचेजेस एंड सेल्स मतलब जो खरीद और जो बेचना है, परचेजेस एंड सेल्स in the cash as well as in future markets are made. Purchases and sales in the cash as well as in future markets are made with the objective of making profit. With the objective of making profit मतलब प्रॉफिट की वजह से ही ये सारा काम करता है जो स्पेकुलेटर होता है, या स्पेकुलेशन जो होती है, that is their main objective is to earn the profit. Under hedging you write down, hedging में ऐसा नहीं है. The purchase and sales in the cash and future markets are made. The purchases and sales in the cash and future markets are made to protect oneself against excessive price fluctuation. To protect oneself against excessive price fluctuation. तो मतलब दोनों में एक बड़ा मेजर डिफरेंस है. फर्स्ट में जो डिफरेंस है वो ये है कि उनका जो मेन मोटो है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, और हैजर जो है, जो हैजिंग करता है, उसका ये नहीं है उसको अपना लॉस ना कोई हो जाए उसको कवर करने के लिए वो हैजिंग करता है. तो ये दिस इज द मेजर डिफरेंस. एंड सेकंड डिफरेंस इज अंडर स्पेकुलेशन द एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग आर not necessarily opposed to each other. The activities of buying and selling are not necessarily opposed to each other. तो मतलब इसमें जो बाइंग एंड सेलिंग है वो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के उलट हो. The activities of buying and selling are not necessarily opposed to each other. लेकिन इसमें है हेजिंग में, जो मैंने उस दिन आपको एग्जांपल से हमने उसको किया था, वी एंड अप दैट सेशन विद द एग्जांपल. तो उसमें वो क्या करता है, अपोजिट सेल है, जब अगर सेल कर रहा है तो साथ में उसको अपने रिस्क को कवर करने के लिए परचेज भी करता है, तो कवर द रिस्क. लेकिन स्पेकुलेशन करना ऑलवेज अपोज टू ईच अदर. दे आर अपोज टू ईच अदर मतलब उसमें होता ही है. एंड थर्ड डिफरेंस इज it is not necessary. Third difference under speculation, it is not necessary that the two types of transactions should be of equal quantity. ठीक है ना, ये दिस इज नॉट नेसेसरी कि जो दो ट्रांजैक्शंस होंगी सेल और परचेज की वो इक्वल क्वांटिटी में होंगी. बट इन केस ऑफ hedging इट इज ऑब्लिगेटरी. ठीक है ना, ये जरूरी है. इट इज ऑब्लिगेटरी टू बाई एंड सेल द गुड्स. इट इज ऑब्लिगेटरी टू बाई एंड सेल द गुड्स इन इक्वल क्वांटिटीज इन द टू मार्केट्स. जैसे उसने कहा, जो पिछली एग्जांपल देखो, जब उसने उसके लिए ही हैज टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, ठीक है ना, उसको सेल करना मई में, तो उसने उससे टाइम उसने बाई भी किया है. ही हैज बॉट दी दोज कॉटन गुड्स जो थे वो उसने बॉट भी किए हैं
मार्केट से। तो मतलब ये इक्वल क्वांटिटी में उसको करना है दोनों मार्केट्स में। और द लास्ट जो डिफरेंस है दैट इज द फोर्थ वन, अंडर स्पेकुलेशन। अंडर स्पेकुलेशन द स्पेकुलेटर परचेज गुड्स एंड सेल्स देम। अंडर स्पेकुलेशन में वो क्या करेगा, उसको तो जब प्राइसेस बढ़ गए तो उसको बेच देना है, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट ही लेना है। अंडर स्पेकुलेशन द स्पेकुलेटर परचेजेस गुड्स and sell them when prices rise as per his expectation. Under speculation, the speculator purchases goods and sell them when prices rise as per the expectations. Or under this hedging, the commodities are not stored by the traders. ठीक है ना, जो Sir, मैंने please बोला repeat. था ना, the commodities are not stored by the traders. जो मैंने बोला था ना आपको कि फिजिकल मूवमेंट नहीं होती। The commodities are not stored by traders. वो कुछ स्टोर नहीं करता, कोई चीज लेके नहीं रखता वो। Only difference in the prices is given. Only the difference in the price is given or taken on the due date. जो प्रॉफिट है, जो अगर लॉस हुआ है तो लॉस उसको बियर करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट उसको बियर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ओनली द डिफरेंस इन द प्राइसेस इज गिवन और टेकन ऑन द ड्यू डेट। उस ड्यू डेट को जो प्राइस डिफरेंस है वो एक दूसरे को वो दे लेते हैं और ले लेते हैं बस। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। ये समटाइम्स दिस क्वेश्चन जनरली कम्स इन दी योर फाइनल एग्जाम। तो आप इसको ठीक तरह से यू कैन राइट इट नाउ, है ना। तो ये था, दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड और दिस हैजिंग। तो नाउ योर टॉपिक जो है आपका फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, FUTURE, फ्यूचर ट्रेडिंग, जैसे भविष्य, ठीक है ना, करो। तो दैट इज द फ्यूचर ट्रेडिंग। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का पहले मीनिंग लिख लो कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर ट्रेडिंग, व्हाट डज इट मीन। तो फ्यूचर ट्रेडिंग इज ए डिवाइस। फर्स्ट इज future trading is a device for protection. It is a device for protection against the price fluctuation. ठीक है ना, जो मैंने बोला था कि प्राइस रिस्क के लिए था, जैसे आपका hedging है, that is also the to cover the price risk. ये फ्यूचर ट्रेडिंग भी जो है प्राइस को रिस्क को कवर करने के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग इज ए device for protection against the price fluctuation which normally arises in the course of which normally arise in the course, COURSE, normally arise in the course of the marketing of commodities. Generally arise, normally arise in the course of the marketing of the commodities. The next is stochist. Stochist होते हैं जो इसके बड़ा बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं। स्टॉकिस्ट, प्रोसेसर, प्रोसेस जो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं रॉ मटेरियल लेके। स्टॉकिस्ट, प्रोसेसर आर मैन्युफैक्चरर्स, एंड मैन्युफैक्चरर्स यूटिलाइज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है ना, स्टॉकिस्ट then processors or manufacturers utilize the future contracts to transfer the price risk faced by them. To transfer the price risk faced by them. Future trading includes, next is future trading includes both hedging and speculation. फ्यूचर ट्रेडिंग में दोनों चीजें आ जाती हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग इंक्लूड्स बोथ hedging and speculation. But since hedging is its future trading includes both hedging and speculation.
नेक्स्ट बोला future markets therefore are known as hedge markets. Future markets therefore are known as hedge markets. HEDGE, hedge markets. तो नेक्स्ट एक दो लाइनें इसमें और लिखेंगे. वाइडली डाइवर्जेंट व्यूज, WIDE, वाइडली. डाइवर्जेंट मीन्स अलग अलग व्यूज हैं. वाइडली डाइवर्जेंट व्यूज एग्जिस्ट ऑन दी, वाइडली divergent views exist on the effects of future trading. Widely divergent views exist on the effects of future trading. If you are convinced that, कुछ लोग जो हैं वो convinced हैं इस चीज से. फर्स्ट है ना, widely divergent views exist on the effects of future tradings. If you are convinced that commodity future trading, convinced that commodity future trading tend to stabilize prices. Commodity future trading tend to stabilize prices and stabilize होता है कि ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, मतलब प्राइस को स्थिर करना. stabilize price and reduce price variation. ठीक है ना, यही हो गया ना मतलब इसका. एंड रिड्यूस प्राइस वेरिएशन, की प्राइस वेरिएशन ना हो. कई तो इस चीज पे इसको बिलीव करते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग का ये एक उनका मत है. दिस इज देयर व्यूज. अदर्स नॉट ओनली डिसएग्री विद दिस व्यू, जो बाकी लोग हैं, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली बात है. अदर्स डू नॉट डिसएग्री विद दिस, दूसरे लोग भी इससे डिसएग्री नहीं है. Others not only disagree with this view but vigorously allege and vigorously मतलब कि वो इसको इसके उलट बोलते हैं. फ्यूचर ट्रेडिंग but vigorously allege होता है किसी पे इल्जाम लगाना, उसको कहते हैं ALEGE. vigorously allege that, क्या लगाते हैं, vigorously allege that more often than not, कि अक्सर होता भी है या नहीं भी होता. more often than not future trading aggravate the price trends. future trading aggravate, वो कहते हैं कि ये हो भी सकता है कि aggravate करे. aggravate means कि बढ़े. future trading aggravate the price trends and increase both the magnitude and frequency of price variation. तो एक जो थर्ड ग्रुप है, इसमें तीन अलग अलग व्यूज है ना. एंड द थर्ड ग्रुप डिनाइज, तीसरा जो ग्रुप है वो बिल्कुल चीज को नहीं मानता. थर्ड group denies that future trading have any influence, either favorable or adverse, on commodity prices. Either favorable or adverse on commodity prices. तो ये है, these are the three different views. और जो फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्यूचर ट्रेडिंग.
तो नेक्स्ट आप इसमें लिख लो कमोडिटीज फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सी कमोडिटीज होंगी? व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमोडिटीज, जो मैंने बात कर रहा था ना आपसे, कमोडिटीज फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग। तो फर्स्ट इज commodity should be in plentiful supply. commodity should be in plentiful. plentiful मतलब काफी मात्रा में होनी चाहिए। commodity should be in plentiful supply, जिसकी सप्लाई जो है काफी मात्रा में हो। commodity should be in plentiful supply. If a commodity is in short supply, if commodity is in short supply, a few traders make corner। आप लिख लो फिर मैं आपको बता। A few traders may corner the whole supply. A few traders may corner the whole supply and change any price they like to the buyers and charge, so change नहीं and charge any price they like to the buyers। तो मतलब क्या हुआ, ये लिख लिया आपने, have you written this thing ना? If a commodity is in short supply, a few traders may corner the whole supply and and charge any price they like to the buyers। मतलब अगर कमोडिटी की सप्लाई प्लेंटिफुल क्वांटिटी में नहीं होगी, कम होगी, कॉर्नर का मींस कि स्टोर कर लेंगे। तो मतलब जो फ्यू ट्रेडर्स, जो कुछ लोग ही जो हैं फ्यू ट्रेडर्स, सारे का सारे माल को स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। एंड चार्ज एनी प्राइस, और फिर जो उनकी जो उनको जैसा दिल चाहेगा वो प्राइस उसका बायर से उस प्राइस को लगाएंगे। ये इसका कहने का मतलब है, चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कमोडिटी शुड बी इन दी प्लेंटीफुल क्वांटिटी सप्लाई, मतलब शॉर्ट सप्लाई नहीं होनी चाहिए फ्यूचर ट्रेडिंग में। नेक्स्ट इज द कमोडिटी मस्ट हैव ए मिनिमम डिग्री ऑफ पेरिशेबिलिटी। द कमोडिटी मस्ट हैव ए मिनिमम डिग्री ऑफ पेरिशेबिलिटी, मतलब जिसमें कि वो खराब ना हो। द कमोडिटी मस्ट हैव ए मिनिमम डिग्री ऑफ पेरिशेबिलिटी। एंड थर्ड है द कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस। थर्ड क्या है? द कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसी होनी चाहिए। हेट्रोजीनियस होती है जब एक जैसी ना हो। द कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस एंड कैपेबल ऑफ बीइंग ग्रेडेड। शुड बी होमोजीनियस एंड कैपेबल ऑफ बीइंग ग्रेडेड, मतलब उसमें ग्रेडिंग की जाए, बड़े अलग किए जाएं, छोटी चीजें अलग की जाएं। The commodity should be homogeneous and capable of being graded so that its future deliveries may be made, so that its future deliveries may be made, so that its future deliveries may be made without problems regarding quality। क्योंकि फिर क्वालिटी का नहीं तो अगर एक जैसा ही सब ग्रेडिंग नहीं करेंगे, then it will affect the quality. Its future deliveries may be made without problems regarding quality। And next is the supply of the commodity should be controlled by the supply of the commodity should not be controlled. Sorry, this supply commodity should be controlled by few large firms. It should be available. It should be available with a large number of suppliers. It should be available with a large number of suppliers. And next is the price of the commodity should be liable to, the price of the commodity should be liable to fluctuations
The price of the commodity should be liable to fluctuations over a wide range. Over a wide range. And the last one is, इसका जो feature है, the last one is, there should be free flow of the commodity. There should be free flow of the commodity to and fro, to and from. Fro का भी मतलब वही होता है, from ही होता है. There should be free flow of the commodity to and from the market, to and from the market without any outside interference. ठीक है ना, कोई दखल नहीं होना चाहिए. Without any interference, oblique control. तो ये था, दिस वाज रिगार्डिंग योर फ्यूचर ट्रेडिंग. और फिर आपका है नेक्स्ट, अभी हम बाद में करेंगे, वी विल फिनिश देयर आगे, क्योंकि अभी आपका ये कम ही रह गया सिलेबस. तो फॉरवर्ड जो मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है ना. अभी फ्यूचर ट्रेडिंग कर लिया, देन वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन फॉरवर्ड मार्केटिंग. और फिर जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है, कंट्रैक्ट फार्मिंग आपका है, दिस इज द ओल्ड वन. अभी आपने देखा है कि जो थर्ड आपका जो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस आया है, उसका जो थर्ड जो लॉ है रिगार्डिंग थर्ड एक्ट, वो है रिगार्डिंग दिस कंट्रैक्ट फार्मिंग. सेकंड वन इज द कंट्रैक्ट फार्मिंग. अब कंट्रैक्ट फार्मिंग बड़ी टाइम से हो रही है, काफ़ी 10-15 साल से इट हैज गेन द इम्पोर्टेंस. लेकिन अभी इसमें कंट्रैक्ट फार्मिंग में काफ़ी मॉडिफिकेशंस की हैं. तो ये अभी जो सेकंड जो आपका एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस है, उसमें जो सेकंड एक्ट है, दैट इज ऑन कंट्रैक्ट फार्मिंग. तो उसमें काफ़ी दे हैव मेड दी अमेंडमेंट्स इन दैट. तो ये इसमें जो है वी विल डिस्कस, वो उसमें नया देखेंगे, पुराना भी देखेंगे. इट कम्स इन फाइनल एग्जाम. तो आपका यहाँ तक ही है, दिस इज ओनली अप टू दिस कंट्रैक्ट फार्मिंग तक. तभी देखो कि लेट अस होप कि आपके, एक तो आपका ये वो आ गया हुआ है ना, वन नोटिस हैज कम. पता नहीं अभी कॉलेज ने तो इसको सर्कुलेट नहीं किया, लेकिन ऑन द यूनिवर्सिटी साइट इट हैज कम कि किसी को अगर इफ समबडी वांट्स टू इम्प्रूव हिज ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो मैंने कहा था ना, तो शायद 15 नवंबर तक है वो. तो अगर वो है तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, वो दैट सर्कुलर आपके ग्रुप में. और अभी सप्लीमेंट्री के बारे में नहीं आया. दोज हु हैव टेकन दी, दोज हु हैव बीन गिवन दी सप्लीमेंट्रीज जिनकी हैं, तो उसके लिए अभी नहीं आया. पता नहीं आजकल में आ जाएगा उसके बारे में, ठीक है ना. तो और अभी आप ये फाइनल भी जो आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, उसके बारे में भी अभी नहीं आया. लेकिन बाय द एंड ऑफ नवंबर या ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इट इज़ एक्सपेक्टेड उनको कंडक्ट करने हैं. लेकिन इन विच मोड दे हैव टू कंडक्ट, वो भी अभी तक इट्स नॉट क्लियर, ठीक है ना. आपका ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा. बाकी आपके कॉलेजेस भी एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस 16 तारीख से खुलने हैं, ठीक है ना. पर लेकिन अभी ये कॉलेजेस हैव नॉट टेकन द डिसीजन कि उसको कैसे खोलेंगे, क्योंकि सो मच प्रिवेंटिव मेजर्स हैव टू बी टेकन फॉर दैट. गवर्नमेंट ने कहा है कि यू शुड टेक दिस प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है ना. तो अभी वेदर दी कॉलेजेस आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, दैट आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि यू मस्ट ओपन देम, ठीक है. तो ये दीज आर दी लेटेस्ट जो है, जो मैंने आपको बता दिया. तो ये जो आपका इम्प्रूवमेंट वाला जो है, ये मैं आपको, अगर यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट सर्कुलर ना, आपके तो नहीं देखा होगा सर्कुलर, वो यूनिवर्सिटी का है वो. देख आया आप, आपके भी आता है कहीं? यू मस्ट बी हैव नोटिस इट और नॉट? नहीं सर, वो डायरेक्ट मैंने यूनिवर्सिटी के पेज पे देखी थी. हाँ, तो वो मैं वहाँ मेरे पास क्योंकि मैं
को असेस है उसकी, तो वो मैं आपको PDF वो भेज दूंगा, तो आप उसमें देख लेना। लेकिन वो मैं 15 नंबर तक विदाउट एनी फीस है वो शायद। लेकिन उसमें आपको क्या करना है, वाई यू शुड गो फॉर दैट इम्प्रूवमेंट, क्या करना उसको अननेसेसरली जो है दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए जिनकी सप्लीमेंट्री रहती है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आएगा तो मैं आई विल सर्टनली इन्फॉर्म यू कि कब आपको अपीयर होना है, क्योंकि वो एक नहीं तो आपका चांस रह जाएगा ना, दैट यू विल नॉट गेट दैट चांस। अभी देखते हैं, क्योंकि PTU को भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा इसको कंडक्ट करने के लिए एग्जाम्स को, ठीक है। तो वी फिनिश इट यार। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, वहाँ पे रीपेयर एग्जामिनेशन के लिए भी लिखा हुआ है। नहीं वो रीअपियर इसी को ही कह रहे हैं, रीअपियर वो सप्लीमेंट्री को नहीं कह रहे, वो रीअपियर इसी को ही कह रहे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी वो एग्जाम नहीं दिया। तो मैं जो देखा वो वर्डिंग यही है, सप्लीमेंट्री वर्ड नहीं आया हुआ कहीं। देखता हूँ एक बार फिर मैं, लग नहीं रहा उसमें कोई ऐसा है। आप पढ़ना उसमें एक बार फिर उसको ना। ओके सर। हाँ मैं देख के आपको क्लैरिफाई करूंगा, जहाँ मैं कॉलेज वालों से भी पूछता हूँ, नहीं तो उन्होंने बताना था, ऐसा नहीं है। वो रीअपियर के लिए, रीअपियर मतलब वो सप्लीमेंट्री के लिए नहीं है, कोई रीअपियर का वर्ड उन्होंने कोई और यूज किया है उसका, ठीक है ठीक ना। है सर। हाँ तो ठीक है, इवन देन आई विल सी कि उसमें क्या क्लैरिफिकेशन है। ओके सर। ओके ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। Thank you.